Very good afternoon to all of you. So dynamics and relationship between public and private administration has changed over a period of time, and that we may represent in four broader stages. समय के साथ साथ लोक और निजी प्रशासन के जो संबंध थे, जो अंतर संबंध थे, वो बदलते रहे और वो कई चरणों में बदले, जिनको हम व्यापक तौर पर, बड़े तौर पर चार हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर हम सर्किल ए और सर्किल बी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन माने, तो 1990s के पहले हम ये देखते और पाते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, डिफरेंस और सिमिलैरिटीज बहुत कम थी, समानताएं बहुत कम थी और अंतर बहुत ज्यादा थे, क्योंकि कॉमन फंक्शनल एरियाज CFAs, कॉमन फंक्शनल एरिया, साझा कार्य क्षेत्र, बहुत कम हुआ करते। तो कुछ समानताएं तो थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो पब्लिक में भी है तो प्राइवेट में भी, हायरार्की है, पद सोपान क्रम तो पब्लिक में भी है प्राइवेट में भी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पब्लिक में भी है तो प्राइवेट में भी, डिवीजन ऑफ वर्क है पब्लिक में भी है तो प्राइवेट में भी। तो इस तरीके की कुछ समानताएं, कुछ सिमिलैरिटीज तो थी, लेकिन इनके बीच सिमिलैरिटीज बहुत कम थी। तो ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है वो ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि समानताओं का क्षेत्र कम है और अंतर बहुत ज्यादा थे। सो सिमिलैरिटीज वर फ्यू एंड डिफरेंसेस वर मेनी बिकॉज ऑफ लेस कॉमन फंक्शनल एरिया, क्योंकि साझा कार्यक्षेत्र कम थे, दोनों साथ साथ मिलकर काम नहीं करते। आफ्टर 1990s, 1990 के बाद what happened? LPG process began to roll out, liberalization, privatization, globalization. As a result, what happened? That public and private sector, they started coming closer to each other. They started more cooperation with each other, and their common functional areas began to increase. Now in almost every sector, government was trying to do privatization, to look after globalization, to simplify rules and regulations, to make it liberalized, so liberalization. And as a result of LPG process, the public and private sector became closer to each other. As a result, the differences reduced and similarities increased. तो 90 की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ? 90 के वर्ष के बीतने के साथ साथ जब भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो साझा कार्यक्षेत्र बढ़ते चले गए। अब लोक और निजी प्रशासन के क्षेत्र आपस में मिल करके काम करने लगे। वो अधोसंरचना का निर्माण करना हो, बंदरगाह बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, एक्सप्रेसवे बनाना हो, या फिर खाने पीने का सामान हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे एंटर करने लगा। तो लोक और निजी क्षेत्र एक दूसरे के नजदीक आते गए, क्योंकि साझा कार्य क्षेत्र बढ़ते चले गए। तो परिणाम यह हुआ कि इनके बीच के जो अंतर थे वो कम होते गए और समानताएं बढ़ती चली गई। सन 2000 तक आते आते कुछ नए अवधारणाओं का जन्म हुआ। By the time we reached 2000, when we were
Entering into 21st century, then few new concepts were emerged and evolved, such as new public management, public-private partnership, corporate social responsibility, outsourcing, contractualization. And as a result of all these things, the public and private sector almost overlapped with each other. The differences were reduced to very few areas, few select areas, like nuclear energy, policing, law and order, defense, external affairs. Rest of the areas were almost given to the private sector. So the differences reduced to such an extent that public and private sector almost become coterminous with each other. तो वर्ष 2000 में जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे, 21वीं शताब्दी जब आ रही थी, तो कुछ नई अवधारणाएं लोक प्रशासन में जन्म ले रही थी, आकार ले रही थी। वो क्या थी? वो अवधारणाएं थी नवीन लोक प्रबंधन, लोक निजी सहभागिता, सामाजिक निगमित दायित्व, बाह्य स्रोतन और संविदाकरण। इस तरीके से जो नए नए सोच, नए नए अवधारणाओं का विकास हो रहा था, उससे लोक और निजी प्रशासन न सिर्फ एक दूसरे के निकट आए बल्कि एक दूसरे के संपूरक होते चले गए। अब उनके बीच के अंतर बहुत ही मामूली रह गए, सिवाय कुछ क्षेत्रों के जिसमें परमाणु ऊर्जा, देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ऐसे कुछ मामले छोड़ दें तो लगभग हर क्षेत्र, हर कार्य जो पहले केवल सरकार करती थी, उसने निजी क्षेत्रों को भी देना शुरू कर दिया। वो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बंदरगाह का निर्माण हो, चाहे हवाई अड्डों का निर्माण हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, वो कोई भी क्षेत्र हो। बल्कि ये देखा जाने लगा कि ऐसे ऐसे प्राइवेट सेक्टर ने अपने ट्रस्ट बनाए जो मानव कल्याण से जुड़े हुए कार्य करने लगे, जो सिर्फ पहले सरकारों से अपेक्षा की जाती थी, जैसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण करना हो, अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र हो, महिलाओं और बाल बच्चों का विकास करना हो, आदिवासियों का विकास करना हो, जन कल्याण से जुड़े हुए कार्य हो। तो ये सब अपने लाभ का कुछ हिस्सा हर कॉर्पोरेट क्षेत्र अब समाज को लौटाने लगा। इसी को कहा गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक निगमित दायित्व। So many such new trusts and foundations were established only for philanthropic purposes. They were doing those things which were expected till date only from the government, such as health, education, environment, ecology, unorganized sector of economy, tribal development, women and child development, etc., etc., all welfare related field. And they were now what doing? They were donating the part of their profit, giving it back to the society in the form of welfare and philanthropic activities. And such names are not few, but many. Melinda Bill Gates Foundation, Azim Premji Trust, Shiv Nadar Trust, Dhirubhai Ambani Trust. The list is very long. और फिर आ गया 2019। वुहान नामक चाइना की एक शहर के प्रयोगशाला से दुर्घटनावश या जानबूझकर या कैसे, यह भी रहस्य के पर्दों में है, लेकिन एक महामारी फैली जिसने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको हम लोग कहते हैं कोविड-19। और इसका पहला चरण कोविड-19 2019 में आया, लेकिन वो उतना मारक और घातक नहीं था जितना 2020 का दूसरा चरण था,
और उसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। लाखों मौतें हो, अर्थव्यवस्था का लगभग हर देश पर नकारात्मक असर पड़ा। दुनिया का ऐसा कोई व्यापार, कारोबार, कार्यक्षेत्र नहीं था जिस पर कम या ज्यादा कोविड महामारी का प्रकोप न रहा। उद्योग धंधे, व्यापार, कारोबार, शिक्षा, सब कुछ लगभग ठप हो गए, लॉकडाउन की स्थिति। देश और दुनिया की सरकारों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि ये इसलिए तेजी से सारी दुनिया में फैला क्योंकि भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया था। अब बहुत आसान हो गया था कि दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोग आ जा रहे थे, सामानों की आवाजाही हो रही थी, विश्व का व्यापार बढ़ रहा था, विश्व में आर्थिक समृद्धि बढ़ रही थी और तेजी से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, लेन देन एक दूसरे से बढ़ रहा था। नए नए बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बन रहे थे जिसमें हजारों हजार विमान रोज एक देश से दूसरे देश आते, जिससे लाखों यात्री आ रहे थे, जा रहे थे। और ये वायरस, कोविड सार्स वायरस बहुत तेजी से सारी दुनिया में फैल गया। तो जब दुनिया और देश की सरकारों ने स्वीकार किया कि कोविड के बहुत तेजी से फैलने का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है, तो अब हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल की बात करनी पड़ेगी, हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। हमें अब भूमंडलीकरण को नए सिरे से सोचना, समझना और आकार प्रकार देना पड़ेगा। अब तक जिस तरीके से निर्बाध गति से ये सब बढ़ रहा था, अब वैसा नहीं हो सकता। तो हर देश संरक्षणवाद पर उतर आया, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लग गया, हर देश अपने अपने हिसाब के अनुसार अपने अपने देश के लिए योजनाएं बनाने लगा, जिससे कि दूसरे देश के ऊपर उसकी निर्भरता कम होती जाए। जिसका मैंने उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया, ताकि हमारे देश के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था टिके, हम दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें। तो भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण का फिर से एक पुनर्संरचना करने का समय आ गया है, जो मौजूदा दौर चल रहा है और ये चौथा दौर है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि निजी और सरकारी क्षेत्रों के अंतर संबंधों को दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, कोविड पूर्व और कोविड पश्चात। और उन दो बड़े हिस्सों में कोविड पूर्व के 3 हिस्से हैं, जिसमें धीरे धीरे लोक और निजी प्रशासन के क्षेत्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। और कोविड पश्चात एक क्षेत्र बचता है जिसमें भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया को अब पुनर्आकार, पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुनर्निर्माण करने की जरूरत महसूस हर देश की सरकार और लोक प्रशासन को होने लगी। So now the present time in which we are living in 2023, it is the age where now we see that every country started adopting such planned policies and programs which can make their economy self-reliant rather than dependent upon others. They started pondering over the realignment, redesigning, restructuring the LPG process because it had many side effects which were seen during the COVID era. So I am not saying that it is the end of globalization. I am not saying that not anymore the world will be not interconnected and interdependent with each other. But I am certainly saying that every country
has started thinking about protectionism, self-reliance, reducing dependence upon others. And so every country in their own way, according to their own needs and challenges of their economy, they started framing planned policies and programs, such as in India, our government framed Atmanirbhar Bharat. Prime Minister gave the very popular slogan of local for vocal. Our government started one district, one program of Uttar Pradesh government led by Yogi Adityanath, so that the uniqueness of that product of the district can be reached to the international markets. So it is the time in 2023 when we are realigning, redesigning, restructuring LPG process. So we can say that there are 4 stages of public and private sector relationship, interdependence, which we can divide into 2 broad categories: pre-COVID era and post-COVID era. And in the pre-COVID era, there are 3 stages where gradually public and private sector started coming closer to each other. And in the post-COVID era, they started rethinking about realigning and redesigning the whole process of LPG. And the last nail in the coffin was Ukrainian war. Which shattered the oil supply, gas supply, food supply to the other world countries, and the whole world now seemed to be divided either in favor of Russia or against Russia. You like it or you don't. Whether it is our international relation related compulsions, our dependence upon Russian army for their arms, for their cheap oil supplies, for all their support that they have given us from time to time, our government has not openly condemned and criticized the Russian attack on Ukraine. But certainly it has affected the global world order. ताबूत की आखिरी जो कील साबित हुई वो हुआ यूक्रेन पर रूस का हमला, जो पिछले साल यही फरवरी के महीने में, मेरे ख्याल में 25 फरवरी या 24 फरवरी 25 फरवरी को शुरू हुआ, 1 साल होने जा रहे हैं। और इसने पूरे विश्व की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया। खाद्य आपूर्ति, तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति, और इसने यह साबित कर दिया कि विश्व 2 बड़े हिस्सों में बंट गया। चीन जैसे देश रूस के समर्थन में दिखाई दिए। भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूरियां थीं, जिनके कारण हमने खुलकर रूस का विरोध तो नहीं किया, लेकिन हमने इसमें रूस की सराहना भी की। और बार बार हमारे सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, समस्या का समाधान बातचीत से निकालना चाहिए। और वो पुतिन हो या ज़ेलेंस्की हो, दोनों ने प्रधानमंत्री की बातें सुनी तो, लेकिन आज की तारीख तक रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। लगभग 1 साल खत्म होने को आ रहा है, जिसको ये समझा जा रहा था कि रूस जैसी महाशक्तिशाली सेना के लिए यूक्रेन तो 24 से 48 घंटे का खेल है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की जो हथियार बनाने वाली लॉबी है,
उसके हथियार बिकेंगे कैसे अगर युद्ध बंद हो जाए? तो वो यूक्रेन को ललकारता रहा, तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं और मैं खड़ा रहूं देखता रह। ये दो पंक्तियां मेरी। तो ये सब उसको कि नाटो है नाटो है, हम बचा लेंगे, तुम लड़ो तुम कूदो। मतलब जैसे खली से मैं लड़ जाऊं आप लोगों के उकसावे में आके, अरे सर आप क्यों ना 2 मिनट पटक देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। The scholars of public administration are divided on this issue. लोक प्रशासन के विचारक इस विषय पर विभाजित हैं। That whether there is a difference between public administration and private administration. कि क्या लोक और निजी प्रशासन में कोई अंतर है? हेनरी फेयोल, मैरी पार्कर फॉलेट, एंड लिंडाल उर्विक फेयोल, फॉलेट और उर्विक जैसे विचारक से दैट कहते हैं कि there is no difference between public and private sector. लोक और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं। एक्सेप्ट द ओनरशिप एंड कंट्रोल, सिवाय स्वामित्व और नियंत्रण के। Rather, there are striking similarities between the two organizations. बल्कि दोनों संगठनों के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सेमेक्सिमिलर, सेमेक्सिमिलर का शब्द था, विच मीन्स दैट, जिसका अर्थ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत, आर फाउंड टू बी सेम
in both public and private administration. लोक और निजी प्रशासन दोनों में समान पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, पद सोपान क्रम का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार और दायित्व, कम्युनिकेशन, संचार, लीडरशिप एंड मोटिवेशन एटसेट्रा, नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा इत्यादि। नेक्स्ट, बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये दोनों ही प्रकार के संगठन use same types of technologies as well. एक ही समान की तकनीकें भी प्रयोग करती हैं। सच एज, जैसे कि कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण, LAN, WAN, local area network, wide area network, video conferencing, CCTV, social media and other such platforms, सोशल मीडिया और उससे जुड़े हुए मंच, ब्रैकेट, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट्स एटसेट्रा, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट्स इत्यादि। नेक्स्ट, इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में training of officials from public and private administration is conducted simultaneously. लोक और निजी प्रशासन के बीच प्रशिक्षण अधिकारियों को एक साथ दिया जाता है। Which is a testimony to this fact जो इस तथ्य का प्रमाण है कि not only they use same principles of organization, ये केवल संगठन के ही सिद्धांतों का समान रूप से उपयोग नहीं करते, but also use same technologies, बल्कि समान तकनीक और प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करते हैं।
and their functional areas are also same. और उनके कार्यक्षेत्र भी समान है. That is why their training sessions are also conducted simultaneously. और इसलिए उनके प्रशिक्षण शिविर भी एक साथ आयोजित होते हैं. In Europe and America, it is a very common practice. यूरोप और अमेरिका में यह एक बहुत सामान्य सी बात है that officials from public sector are transferred to private and vice versa. कि निजी क्षेत्र के अधिकारी लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के अधिकारी निजी क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते. इन इंडिया ऑल्सो, भारत में भी this practice has begun to take shape in the form of lateral entry. लेटरल एंट्री के रूप में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. Change. It is also commonly observed that यह भी सामान्य रूप से देखा जाता है कि शिवखेड़ा, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, अभिनव बिंद्रा, and many other such योग gurus, management gurus or motivators या इस प्रकार के अन्य कई योग गुरु, प्रबंध गुरु, अभिप्रेरक इत्यादि organize workshops, camps, and different types of sessions. For employees of both the sectors simultaneously. दोनों ही क्षेत्रों के कर्मियों के लिए कार्यशालाओं, शिविरों व अन्य सत्रों का आयोजन एक साथ करते हैं. So as to manage their time, health,
स्पेस, and fatigue related issues, ताकि उनके समय, तनाव, थकान इत्यादि का प्रबंधन किया जा सके। विच अगेन प्रूव्स दैट, जिससे पुनः यह सिद्ध होता है कि not only their principles, techniques, and functional areas are same, न सिर्फ उनके सिद्धांत, तकनीकें और साझा कार्यक्षेत्र हैं, but problems and challenges are also the same. बल्कि समस्याएं और चुनौतियां भी समान। कोई शक, कोई सवाल? पॉइंट्स क्लियर है? तो फेयोल, फॉलेट और उर्विक कहते हैं कि साहब कोई फर्क नहीं है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, केवल एक ही फर्क है कि पब्लिक सेक्टर का मालिक सरकार है, प्राइवेट सेक्टर का मालिक कोई निजी व्यक्ति या कंपनी, बस। बाकी जो प्रिंसिपल्स पब्लिक सेक्टर में यूज होते हैं वही प्राइवेट सेक्टर में यूज, जो टेक्निक पब्लिक सेक्टर यूज करता है वही प्राइवेट सेक्टर भी यूज करता है। जैसे जैसे टेक्निक बदलती है, टेक्नोलॉजीज बदलती है, नई आती है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों उसको धीरे धीरे अपनाने में। अभी तक 4G चल रहा था, 5G आ, पहले टाइपराइटर चलता था, कंप्यूटर आ गया। पहले ज्यादातर काम हाथ से होता था, मैनुअली होता था, अब कंप्यूटर से होता है, ऑनलाइन होता है। और पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह पर एक जैसे। और यूरोप वगैरह में तो बहुत कॉमन है कि अगर पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी से पब्लिक सेक्टर में अपॉइंट किया जा सकता है और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी अधिकारी को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर होता रहता है, म्यूचुअल होता है, कोई नई बात वहां नहीं है भाई। आखिरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर रिलायंस पेट्रोकेमिकल के जनरल मैनेजर के रूप में क्यों काम नहीं कर सकता? जब दोनों का काम एक ही है तो क्या फर्क है? फर्क इतना है कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल का मालिक अंबानी है और इंडियन ऑयल कंपनी की मालिक सरकार, भारत सरकार है। बस यही तो फर्क है, और क्या फर्क है? तो कॉमन फंक्शनल एरियाज भी एक जैसे हैं और इस वजह से हमारे यहां भी अब ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेटरल एंट्री से प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे शुरू हो चुकी है एंट्री। हाँ, अभी उतने बड़े व्यापक तौर पर नहीं है, लेकिन पहले कोई भी काम शुरू करने के पहले यू विल हैव टू टेक फर्स्ट वन बेबी स्टेप। अगर आपको छत पर पहुंचना है तो जीने की पहली सीढ़ी पर तो पांव रखना पड़ेगा ना भाई। कूद के सीधे तो छत पे नहीं पहुंच जाओगे।
तो अगर सरकार ने 10% लेटरल एंट्री से मान लीजिए शुरू किया, तो कल को 15% होगा, 20% होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे। यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा, ट्रांसफर होने लगेंगे, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक होने लगेगा। तो ये सब कुछ तो एक जैसा है, इसमें क्या अंतर है? और दोनों ही जगह आप काम करने वाले लोगों से पूछिए तो वो कहेंगे बड़ा टेंशन, बड़ा स्ट्रेस, टारगेट पूरा कर, प्रेशर बहुत है, इसकी वजह से स्पॉन्डाइटिस है, बैक एक है, बीपी शुगर बढ़ गया है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। यानी दिक्कतें और दुश्वारियां भी एक है। मैं बड़ा लो मोटिवेटेड फील करता हूँ, मन करता है बस चुपचाप पड़ा रहा हूँ, बड़ा अंदर ही अंदर दुखी हूँ। तो रामदेव कहेंगे हम करेंगे, आ जाओ, बेंगलुरु में शिविर होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, सांस ऐसे छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, अनुलोम विलोम करो। तो श्री श्री जी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सुदर्शन क्रिया करो, सांस ऐसे नहीं ऐसे करो। तो शिवखेड़ा बता जाएंगे कि मैनेजमेंट मंत्रा मैं आज बता रहा हूं आपको, हाउ टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, हाउ टू बी मोटिवेटेड, द मॉन्क हू लॉस्ट सफारी, कहानियां सुनाएंगे। क्योंकि वो देख रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की दुख तकलीफें भी एक हैं, प्रॉब्लम्स भी एक हैं। तो उनके सिर्फ सुख ही साझे नहीं है, दुख भी साझे हैं। तो अगर ये अलग अलग सारी चीजें होती तो सब काम प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ और होते, प्राइवेट के कुछ और होते, वहां कुछ और टेक्नोलॉजी होती, यहाँ कुछ और टेक्नोलॉजी होती, मतलब तमाम अंतर होते, कुछ भी तो नहीं। तो ये कहते हैं कोई अंतर नहीं। अब तो एक पहले सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती थी कि सरकार में एक बार नौकरी मिल जाएगी तो जीवन भर सैलरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, पेंशन खत्म करती सरकार 2004 के बाद। हायर एंड फायर अब यहाँ पे भी शुरू हो गया, हालांकि उतनी आसानी से नहीं हो सकता है। सरकारी कर्मचारी ये जानता है कुछ भी नहीं करेंगे तब भी तनख्वाह तो मिलेगी, जान दे देंगे तब भी उतनी तनख्वाह मिलेगी। प्राइवेट वाला जानता है कि ये अगर हमको महीने का 1 लाख रुपए देगा तो उतना लीटर खून निकाल लेगा शरीर से, तब दे। तो जब भी बैंक और बिजली और इससे जुड़े सरकारी संगठनों में सरकार कहती है हम निजीकरण करेंगे तो उसके कर्मचारी धरना प्रदर्शन हड़ताल करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी तनख्वाहें मिलना बंद हो जाएंगी, इसलिए अब काम करना पड़ेगा, टाइम से आना होगा, टाइम से जाना होगा और काम भी पूरा करना होगा। अभी आप जवाहर भवन सचिवालय इंदिरा भवन पहुंच जाइए, अब तो जाड़े का दिन है, 12 बजे के पहले कोई आएगा नहीं, 1 बजे लंच हो जाएगा और 4 बजे तो छुट्टी होने का टाइम हो गया। तो अब ये सब लेकिन लिख नहीं सकते। प्रैक्टिकल ये है कि आदमी सरकारी नौकरी के लिए क्यों मारा जा रहा है। इस देश में नौकरी की कमी थोड़ी, सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि आराम से तनख्वाह, ऊपर से कमाई। अब देखिए एक व्यू ये भी है
इस सरकार से बड़े लोग दुखी हैं, खास तौर से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी। मैं जितने लोगों से मिला हूं, अभी कल 2 पीछे पर हमारे स्टूडेंट आए थे, माधवेंद्र और योगेश, एक संभल में है, एक यहाँ पर भी लखनऊ। तो कह रहे थे सर, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तो ऑफ द रिकॉर्ड है, बायोमेट्रिक हो गई है और हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहुंच जाता है 9 बजे, तो हमको पहुंचना पड़ता है 8:45 बजे। दिन भर काम, रात भर काम, सूचनाएं, मीटिंग, बैठक, आंकड़े ऊपर सीधे शासन से मांगे जाते हैं। बहुत वर्कलोड हो गया, बहुत काम। तो धीरे धीरे वर्क कल्चर बदल रहा है। मोदी, मैं कई सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर हैं। वो लोग पहले अपना सुबह उठते थे 8-9 बजे, उसके बाद गोल्फ खेलने चले जाते थे, फिर 10-11 बजे गोल्फ खेल के आए, फिर 12 बजे तक दफ्तर पहुंचे, और फिर 4-5 बजे निकल लिए क्लब में, और फिर वहाँ अपना वाइन और कॉकटेल और कुछ पार्टी वार्टी की, और 9-10 बजे घर पहुंचे और फिर सो गए, सब खत्म। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ही सुबह 7 बजे बैठ जाता है दफ्तर में, और फिर वो लैंडलाइन पर फोन मिलाना शुरू करते हैं, हाँ हेलो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। अब मोबाइल से काम नहीं चलेगा, लैंडलाइन में बैठना पड़ेगा। तो ये जो गोल्फ क्लब का कल्चर था और शाम को जो रंगीन, वो सब खत्म हो गया 8 साल में। बड़े दुखी हैं सब, लेकिन अब ये सब लिख नहीं सकते। चेंज, there is a battery of scholars, there is a battery of scholars, ऐसे चिंतकों की भी भरमार है, who believe that there are many and acute differences between public and private administration. जो ये मानते हैं कि लोक और निजी प्रशासन में बहुल और व्यापक अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, उदाहरण के लिए हर्बर्ट साइमन के अनुसार, वहां public administration is bureaucratic, but private is business-like. लोक प्रशासन नौकरशाही आधारित होता है, जबकि निजी व्यापारिक हितों पर आधारित होता है। True. Public administration is political, but private is non-political. लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन गैर राजनीतिक। And the third, public administration has tendency of red tape. लोक प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती, लाल फीताशाही पाई जाती। Whereas private administration is free from it.
जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त होता है। Change. According to Josiah Stamp, जोसिया स्टैम्प के अनुसार public and private administration differs on the following principles. लोक और निजी प्रशासन में निम्न अंतर पाए जाते हैं जो सिद्धांतों पर आधारित है। वन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का सिद्धांत। टू, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। थ्री, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रिमंडलीय दायित्व का सिद्धांत। And the last principle of marginal return, सीमांत लाभ का सिद्धांत। Next, according to Paul H. Appleby, पॉल एच एप्पलबी के अनुसार public and private administration differs on the following grounds. लोक और निजी प्रशासन निम्न आधारों पर एक दूसरे से अलग है। वन, ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, विस्तार का क्षेत्र या प्रभाव का क्षेत्र। टू, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लोक दायित्व। एंड थ्री, पॉलिटिकल कैरेक्टर, राजनीतिक चरित्र। चेंज। If the differences between the two are tabulated, यदि इन दोनों के बीच के अंतर की एक तालिका बनाई जाए, then it shall be like the following one, तो यह निम्नवत होगी। एक टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए पब्लिक, दूसरी तरफ लिखिए प्राइवेट, लोक और निजी। ऐसे टेबल बना ली।
पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक पॉइंट 1, बल्कि 3 कॉलम कर लीजिए। एक में लिख दीजिए फैक्टर्स, कारक। फैक्टर 1, बेसिक पर्पस, मुख्य उद्देश्य। वन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर, अधिकाधिक जन कल्याण। प्राइवेट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अधिकाधिक लाभार्जन। टू, नेचर, प्रकृति, public, always political and sometimes commercial and business life, सदैव राजनीतिक और कभी कभार व्यापारिक और वाणिज्यिक। प्राइवेट, always commercial and business like and never political। सदैव वाणिज्यिक एवं व्यापारिक एवं कभी भी राजनीतिक नहीं। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट, भर्ती। पब्लिक, रिजर्वेशन कम मेरिट, आरक्षण कम योग्यता। प्राइवेट, ओनली मेरिट, केवल योग्यता। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण। पब्लिक, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, आंतरिक धन बाह्य। ओनली इंटरनल, केवल आंतरिक। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्षेत्र। पब्लिक, वेरी हाई, अत्यधिक। प्राइवेट, लिमिटेड, सीमित। थ्री ईज, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। तीन ई, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, मितव्ययिता।
पब्लिक, लो, निम्न, प्राइवेट हाई, उच्च, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, पब्लिक, लो, निम्न, प्राइवेट हाई, उच्च। जॉब सिक्योरिटी, कार्य सुरक्षा, पब्लिक हाई, उच्च, प्राइवेट लो, निम्न। नेक्स्ट, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, very common and present, public, सामान्यतः उपस्थित, नेग्लिजिबल एंड एब्सेंट, नगण्य और अनुपस्थित, प्राइवेट। एंड द लास्ट, आउटकम, परिणाम, वेरी पुअर, दयनीय, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट। कोई शक, कोई सवाल? कोई नहीं। अब सरकार बजट लेकर आ रही है और रिलायंस भी हर साल बजट बनाती है, तो पता चलता है रिलायंस का बजट का क्या हुआ। केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उनके शेयर होल्डर्स को उससे मतलब है, किस मतलब। लेकिन जो सरकार बजट बनाती है उससे हमारी आज की जिंदगी के ऊपर हिस्से का असर, और उसके महीने भर से चर्चा शुरू हो जाती है कि इस बार टैक्स में राहत मिलेगी, कि इस बार ये सस्ता होगा, कि इस बार वो महंगा होगा। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये है। हाँ, पूरे देश पर। लाल फीताशाही का मतलब होता है निर्णय लेने में अनावश्यक और अनुचित विलंब करना। डिले इन टेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। तो पहले के जमाने में होता यह था कि जो सरकारी फाइलें होती थी उनमें कागज इधर उधर बिखर न जाए, गिर न जाए, पंखे की हवा में उड़ न जाए, आते ले जाते इधर उधर न हो जाए, तो एक नीचे गत्ता रख के कागज 1 2 3 4 उसके ऊपर कवर दिए जाते थे और लाल फीते से उसको फिर बांध दिया जाता था। उसको वो फाइल तैयार हो जाती थी और लिख दिया जाता था उस फाइल का नाम। फीता बांध देने से वो फाइल जो है खुलती नहीं, तो कागज उससे सुरक्षित रहते, इधर उधर नहीं। तो फीता कभी खुलता ही नहीं।
फीता खुलेगा, लाल फीता, तो अधिकारी उसमें क्या लिखा है पढ़ेगा, तब उस पर कुछ फैसला करेगा। तो ये हुआ कि भाई यहाँ तो फैसला होता नहीं, यहाँ तो लाल फीता शाही चल रही है, यानी कि सरकारी दफ्तर के अधिकारी के टेबल पर फाइल पड़ी धूल फाँक रही है। कभी दफ्तर का अफसर ये जहमत नहीं खाता कि बैठे और तुरंत तुरंत फाइल खोले, तुरंत तुरंत दफ्तर करें, तुरंत निपटाएं, तुरंत अंबार लगा, बल्कि वो उतना ही बड़ा अफसर माना जाता है जिसके टेबल पर जितनी ज्यादा फाइलों का ढेर होता है। उसे एफिशिएंट नहीं काम करते। तो लोक प्रशासन के अफसरों के बारे में कहा जाता है, काम मत कर, काम की फिक्र कर। काम मत कर, काम की फिक्र कर, और हो सके तो फिक्र से ज्यादा काम का जिक्र कर। काम मत कर, बहुत काम, टाइम नहीं, बहुत काम, टाइम नहीं, तो यही कहते हैं। करो नहीं, तो करोगे तो काम हो ही जाएगा। तो बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे ये लाल फीताशाही कहा जाने लगा। रेड टेप, इज दैट वेरी क्लियर? नहीं, अगर डिफरेंसेस बताने हैं तो सिमिलरिटी वाला नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। जब तक स्पेसिफिकली पूछा ना जाए, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्क्राइब अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक हम दोनों चीज नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा केवल हम उतना ही लिखेंगे। सिमिलरिटी पूछेंगे तो सिमिलरिटी लिखेंगे, डिफरेंसेस पूछेंगे तो डिफरेंसेस लिखेंगे, दोनों पूछेंगे तो दोनों लिखेंगे। You have to be very, very specific, precise, and pinpointedly to the point. आप इंटरव्यू बोर्ड में गए, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? साहब मेरा नाम PM त्रिपाठी है, मेरे पिताजी का नाम सुभाष चंद्र त्रिपाठी है, मेरी माता जी का नाम प्रेमलता। तो ये सब कहेंगे चुप रहो, ये तो पूछा नहीं था, तुम्हारा नाम पूछा है, उतना ही बताओ बस। फिर वो कहें कि अपने बारे में कुछ और बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन लोग हैं, क्या पढ़ाई किया आपने, तो फिर आप अपना एक संक्षेप में परिचय दे सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा केवल इतना अपना नाम बताओ, तो केवल अपना नाम बताओ, उसके दाएं बाएं कुछ नहीं, बात आ रही नहीं। क्योंकि वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट का ख्याल रखें, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप केवल उतना ही बोलेंगे इंटरव्यू में, और मेंस में उतना ही लिखेंगे जितना आपसे पूछा गया, बस, न उससे कम न उससे ज्यादा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। टिल 1990s, 1990 तक the differences between the two were many and large. दोनों के बीच अंतर कई सारे और व्यापक थे। Because of less common functional areas between them, क्योंकि उनके बीच साझा कार्यक्षेत्र बहुत कम हुआ करते।
बट आफ्टर 1990s, किंतु 1990 के दशक से, फ्रॉम 1990s, बट फ्रॉम 1990s, 90 के दशक से, when LPG was introduced, जब LPG प्रक्रिया को लागू किया गया, both these sectors started coming together and closer to each other. दोनों क्षेत्र एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आते गए। एंड बाय 2000 और 2000 तक when we were at the footstep of 21st century, जब विश्व 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाला था, certain new concepts emerged in public administration. लोक प्रशासन में कुछ नए अवधारणाओं का विकास हुआ। सच एज, जैसे कि एनपीएम, पीपीपी, सीएसआर, आउटसोर्सिंग, बाह्य स्त्रोतन, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, संविदाकरण इत्यादि एटसेट्रा, which further enhanced cooperation and common functional areas between these two sectors, जिसने इन दोनों क्षेत्रों में साझा कार्य क्षेत्र और सहयोग को और बढ़ावा दिया। Thus they almost became coterminous with each other. अतः ये लगभग परस्पर अतिव्यापी हो गए। But after COVID 2019, किंतु कोविड 2019 के बाद every government started emphasizing upon protectionism and self-reliance. प्रत्येक देश की सरकार ने संरक्षण और आत्मनिर्भरता पर बल देना प्रारंभ किया। Thus 2023 is the age of redesigning, restructuring and reconsidering the LPG process. तथा 2023 अब एलपीजी प्रक्रिया के पुनराकार, पुनर्निर्माण
और पुनर्संरचना का वर्ष है। Though it is not the end of LPG, यद्यपि यह एलपीजी का अंत नहीं है, but it is the redesigning of LPG process, बल्कि यह एलपीजी प्रक्रिया का पुनर्आरेखण है। Where public and private sector both will have to realign their association. जहां लोक और निजी दोनों ही क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ पुनर्समायोजन करना होगा। Hence today this debate is immaterial, अतः आज यह विमर्श अनुपयोगी हो चुका है, that whether there is a difference or similarity between public and private sector, कि क्या लोक और निजी क्षेत्र में कोई अंतर या समानताएं हैं। Because they have to contribute for the growth and development of national sector together with each other. क्योंकि अब दोनों ही क्षेत्रों को मिल करके एक साथ राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण करना होगा। ये बात आदि सब, तो अब इसका मतलब कुछ नहीं रह गया कि ये प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, नेशनल सेक्टर। हम सब लोगों को एक भारतीय नागरिक होने के नाते अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, बीमारी पड़ने पर अच्छी और सस्ती चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, वृद्धावस्था में सम्मान सहित जीवन हो, इसके लिए आजीविका का समर्थन देने वाले साधन चाहिए। वो प्राइवेट सेक्टर दे दे कि पब्लिक सेक्टर दे दे, इससे कोई मतलब नहीं। इस सरकारी संगठनों के जो नियम होते हैं वो लगभग एक समान है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है वो अपने अपने कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस अपनी जरूरत के हिसाब से फ्रेम करता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाया या वर्किंग प्रोसीजर बनाया, तो फिर भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग में उसी तरह से लागू होंगे। भारत सरकार के किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी उसको चेंज कर दे अपने आप कि हमारे यहाँ तो ऐसे लागू होगा, ये नहीं हो।
लेकिन टाटा सन्स चाहे तो अपने हिसाब से कंपनी के नियम बनाए, बिरला चाहे तो अपने हिसाब से बनाए, अडानी चाहे तो अपने हिसाब से बनाए। ठीक है। मार्जिनल रिटर्न का मतलब ये है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई उद्योग, कोई कारोबार, कोई काम करने से हमें फायदा नहीं होगा या बहुत कम फायदा होगा, लेकिन जनता का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा, तो वो कम लागत, ज्यादा लागत में और कम फायदे में भी काम करेगी, मार्जिनल रिटर्न। लेकिन प्राइवेट सेक्टर केवल वही काम करेगा जहां उसकी कॉस्ट कम लगे और उसको बेनिफिट ज्यादा, यानी वो मैक्सिमम रिटर्न के प्रिंसिपल पर काम करेगा, मार्जिनल रिटर्न के प्रिंसिपल पर काम नहीं करेगा। अब जैसे सरकार ने 2024 तक फ्री राशन योजना को बढ़ावा दे दिया है, जिससे 80,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार पर सरकारी खर्च बढ़ गया। 80,000 करोड़ रुपए। तो सरकार अपना नुकसान करके भी काम करेगी अगर उसको लगता है इससे वेलफेयर, और कम फायदा होगा तब भी काम करेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर हमेशा जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहां, इसलिए बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। अंकल चिप्स में वो इन्वेस्टमेंट करे क्योंकि वो 100 रुपए के आलू में 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। इतना बड़ा पैकेट जिसमें आधी हवा होगी, 10 ग्राम चिप्स होगा, आप खरीद खरीद बोले मेरे लिए खाई लगा। लेकिन माइक्रो चिप में निवेश नहीं, क्योंकि माइक्रो चिप बनाने में पैसा ज्यादा है और रिटर्न बहुत। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहां उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। थैंक यू।